शहंशाह अकबर दुनिया के अमीर तरीन शख्स, सोना उगलता हिंदुस्तान, कारखाने, मसनूआत, फसलें, दुनिया की 27% मसनूआत तैयार करने वाला मुल्क, बाबर और हुमायूं का ऐसा जानशीन जिसने हिंदुस्तान में फतूहात के बाद मुगल रियासत को अजीम सल्तनत में बदल डाला। दूसरी जानिब मलका एलिज़ाबेथ अव्वल का बरतानिया, पड़ोसियों से जंगों के बायस हालत अख्तर, मजहबी खाना जंगी से तंग, दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत बनाने वाला, पुर्तगाल और स्पेन से तिजारत में पीछे, बरतानवी कज़ाक पुर्तगाल और स्पेन के तिजारती जहाज लूट कर गुजारा करते हैं। फिर ऐसा क्या था कि एक तिजारती कंपनी ने अजीम सल्तनत को मात दे डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, सिर्फ एक कंपनी ने। बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी लाख अय्यार चालाक, मगर कुछ गलतियां तो हमारी भी थी। मुगल सल्तनत क्या कर रही थी? बंगाल में सिराजुद्दौला था, जंग प्लासी क्या हुआ, टीपू सुल्तान क्या सूरत हाल थी, फिर जंग आज़ादी। तो बड़ी अजीब व गरीब दास्तान है, बड़ी गलतियां हैं हमारी इसमें। मगर इसके साथ साथ आपको इस किस्त में ये भी बताएंगे कि जिसको हम कह रहे हैं कि दुनिया की पहली दहशतगर्द तिजारती तंजीम ईस्ट इंडिया कंपनी या दुनिया की पहली कॉरपोरेट, उसका अंजाम क्या हुआ, और अंग्रेज किस तरह, ब्रिटिश यानी बरतानवी सरकार किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे खड़ी थी और किस तरह उन्होंने उसको मैनेज किया। बड़े हौलनाक हक़ाइक़ हैं, तारीख़ ने बहुत कुछ छुपा रखा है, हमारे सामने लाया नहीं जाता। ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। मुगल दौर के मौर्रिख खाफी खान निज़ामुल मुल्क अपनी किताब मुंतक़िलुल बाब में बताते हैं, शहंशाह अकबर ने अपनी ज़ाती तरके में 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपया, 1 मन नादिर जवाहिरात जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जाती है, 100 तोला सोना से 500 तोला की 1000 अशरफियाँ, 272 मन सोना, 370 मन चांदी छोड़ा। तारीख में साबित है कि शहंशाह अकबर उस दौर में दुनिया के अमीर तरीन फर्द शुमार किए जाते थे। दूसरी जानिब शहजादे शहजादियों की फौज, महलात, दरबार से मुताल्लिक अफराद भी उमरा में शामिल, जमींदार और ताजिर भी खुशहाल, मगर अवाम गरीब, नादार, मजबूर। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में बड़ा संगीन तबकाती फ़र्क मौजूद था। इसके साथ हिंदुस्तान कदीम तहजीब का मरकज़ ज़रूर था, मगर रियासत रजवाड़ों, मज़हब, सकाफ़त, ज़बान, रंग व नस्ल में बटा हुआ। हिंदुस्तान एक कौम नहीं, मुख्तलिफ कौमों का जमघट। यही वजह है कि सल्तनत कमज़ोर पड़ते ही शिराज़ा बिखर गया। अहम तरीन बात यह है कि मुग़लों की हमेशा बड़ी फ़ौज रही, मगर जिद्दत से महरूम। वही कदीम रिवायती तलवार, नेज़े और तीर। किसी भी मुग़ल शहंशाह ने जदीद हथियार, गोला बारूद, तोपों की तरफ तवज्जो ना दी। बहरी जंगी सलाहियत तो ना होने के बराबर थी। रॉबर्ट मिंटगोमरी मार्टिन बंगाल और बिहार के दौरों के बाद 1838 में अपनी किताब ईस्टर्न इंडिया में लिखते हैं, ये मुमकिन नहीं कि आप हैरान कुन फर्क महसूस ना कर सकें। एक तरफ खुशहाल तरीन मुल्क, दूसरी जानिब गरीब तरीन रियाया। एक तरफ हिंदुस्तान से 30 लाख पाउंड सालाना 30 साल बरतानिया जाता रहा, मगर यह भी हकीकत है कि दूसरी जानिब गुर्बत की ऐसी इंतहा कि इसी हिंदुस्तान में मजदूर 2 या 3 पेंस में मिल जाता था। इसी गुर्बत का ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठाया। हिंदुस्तान में अंग्रेज तो थोड़े ही थे, मगर गरीब हिंदुस्तानी मुलाजमीन की तादाद लाखों में थी। इसी वर्क फोर्स ने बरतानिया को हिंदुस्तान में पंजे जमाने का मौका फराहम किया। बरतानिया ने मजहबी, नस्ली, सकाफती और इलाकाई तफरीक का भरपूर फायदा उठाया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में पूरी तरह कामयाब रहा। दूसरी जानिब हम तारीख जांच सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ मुगल सल्तनत हो या बंगाल, मराठा हो या सिख, सब ने रिवायती हथियारों से जंग लड़ी और हारी। यह भी हकीकत है कि सिवाय चंद मिसालों के सब ने अपनी अपनी जंग लड़ी। रियासतों और मुख्तलिफ कौमों ने अंग्रेजों का मुकाबला करने की मुश्तरका कोशिश की ही नहीं। सिर्फ मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने न सिर्फ फ्रांस से मदद मांगी जो ना मिली,
मगर फ्रांसीसी तकनीक की मदद से अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। टीपू सुल्तान ने सिर्फ फ्रांस से ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक और हिंदुस्तानी रियासतों से भी मदद मांगी, मगर कहीं से ना मिली। बहरहाल शेर दिल टीपू सुल्तान 1799 में बरतानवी फौज का मुकाबला करते शहीद हुए। कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेज़ले को टीपू सुल्तान की शहादत की खबर सुनाई गई तो इसने शराब का गिलास बुलंद करते हुए नारा लगाया, आज हिंदुस्तान की लाश पर जश्न मनाया जाएगा। मैसूर फतह हो गया, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बड़ी शिकस्त हुई। जी हां, लॉर्ड वेज़ले के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी को जंगी कामयाबियां तो मिली, मगर माली मसाइल बढ़ते गए। मैसूर की फतह के बाद कंपनी पर 3 करोड़ पाउंड का कर्जा चढ़ चुका था, जिसमें वेल्जले की शाखर्चियां और गलत फैसले भी शामिल थे। इसे बरतानिया बुला लिया गया। सिर्फ चंद साल बाद 1813 में ताज बरतानिया ने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारादारी खत्म करके दीगर बरतानवी कंपनियों को भी काम की इजाजत दे दी। जंगे आजादी, जिसे अंग्रेज म्यूटिनी यानी बगावत कहते हैं, हमारे काले अंग्रेज भी देखा देखी इसे गदर कहते हैं। बहरहाल 1857 जंग आजादी मीरठ से शुरू हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तानी फौजियों का मजीद जालमाना अहकामात मानने से इनकार। देखते देखते तहरीक पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। बरतानवी फौज ने हजारों अफराद को बाजारों और सड़कों पर फांसी दी, गांव के गांव कत्ल किए, हर तरफ मौत, आग और खून। आजादी के मतवाले जान पर खेलते रहे, अंग्रेज भी मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12 से 15 लाख अफराद का खून बहाया। तहरीक तो दबा दी गई, मगर जुल्म सितम की दास्तान दुनिया भर में ऐसी फैली कि ताज बरतानिया ने 1 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी और हिंदुस्तान का इंतजाम बराह रास्त संभाल लिया। जंग आजादी बहुत बड़ा मौजू है, इस पर आइंदा कभी तफसील से बात करेंगे। मुत्तहदा हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स के लिए अज़्म व हिम्मत की दास्तान। हकीकत यह है कि जंग आज़ादी बरतानवी नौ आबादियाती तारीख का नहीं बल्कि तारीख आलम का बड़ा कत्लेआम है और इसका मुजरिम सिर्फ और सिर्फ बरतानिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी या बरतानिया का काम सिर्फ लूटमार था। गुज़िश्ता किस्त में तफसील आपके सामने पेश की कि कहते बंगाल समेत ब्रिटिश राज में हिंदुस्तान 120 बार कहत का शिकार बना। तो क्या वजह थी, बार बार कहत क्यों पड़ते थे? बहरहाल ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को ताज बरतानिया के तहत बनी। दुनिया की पहली लिमिटेड कंपनी 72,000 पाउंड सरमाए और 125 शेयर होल्डर्स के साथ शुरू हुई। मलका बरतानिया ने मशरकी एशिया में तिजारत पर इजारादारी दी। 1670 में बादशाह चार्ल्स दोयम ने बैरून मुल्क 9 आबादियां कायम करने की इजाजत दी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम से हिंदुस्तान जीत लिया। अगरचे ईस्ट इंडिया कंपनी जंग आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1858 में हिंदुस्तान से खत्म हो गई, मगर 1874 तक बरतानिया में मौजूद रही। 2 जनवरी 1874 दुनिया की पहली कॉरपोरेट कंपनी सबसे ज्यादा शफाफ तिजारत का खात्मा हुआ तो बरतानवी अखबार दी टाइम्स ने लिखा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनी नौ इंसान की तारीख में ऐसा काम अंजाम दिया जिसकी किसी और कंपनी ने ना तो कोशिश की ना ही मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ऐसा कर सके। तारीखदान निक रॉबिन्स अपनी किताब द कॉरपोरेशन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड में लिखते हैं, इस कंपनी ने मईशत का धारा बदल दिया। सदियों से दौलत का बहाव मगरिब से मशरिक की तरफ था। रोमी सल्तनत के उरूज के जमाने में भी यूरोप तिजारत के लिए एशिया का मोहताज था। मसाला, कपड़े, नफीस अशिया के लिए सोना और चांदी अदा करता। इंग्लिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं था जिसे मशरिक खरीदना पसंद करे। यह भी दुरुस्त है कि मुगल हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकने के लिए कोई ठोस कोशिश ना कर सकी, रियासतों को मिलाकर कोई बड़ी जंग ना कर सकी। बल्कि हुआ यूं कि जैसे जैसे कंपनी का इख्तियार बढ़ता गया, मुगल बादशाह और शहजादे अय्याशियों में डूबते गए। मारूफ मौर्रिख डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब आखिरी अहद का मुगलिया हिंदुस्तान में लिखते हैं, सन 1848 में रक्स व सुरूद की महफिलों में दादे ऐश देने वाले इस कमाश के नाकारा बादशाह और शहजादों की तादाद 2104 तक जा पहुंची। शाह आलम के बेटे अकबर भी जिनसी जुनून में बाप से कम न थे। 18 साल की उम्र में 18 बीवियों के शौहर थे।
حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل سلطنت کسی سے سنبھل ہی نہ سکی۔ انتشار کی بنیاد تو عالمگیر کے عہد میں ہی پڑ گئی تھی۔ ولیم ڈلرمپل اپنی کتاب دی انارکی میں لکھتے ہیں، 19ویں صدی کے آغاز پر اجڑے تخت دلی پر شاہ عالم براجمان تھے۔ 75 برس کے ہوں گے، ویرانی میں خون جوش مارتا۔ بادشاہ محض نام کے تھے، در حقیقت کارپوریٹ بساط پر ان کی حیثیت صرف پیادے کی تھی۔ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کرتے کرتے فوجی کمپنی بن بیٹھی، اپنی نوآبادیاتی وسائل کی لوٹ مار سے ملک کو ترقی کی راہ پہ لگا دیا، ہندوستانیوں کا استحصال کیا، بھکاری بنا دیا، مگر برطانیہ خود دنیا کی چند بڑی معاشی قوتوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ برطانیہ نے کبھی اس خونی کردار پر معذرت نہیں کی، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فتوحات پر فخر کرتا ہے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر چرچل کے جانشین وزیر اعظم رچرڈ ایٹلی نے پارلیمنٹ سے تقریر کرتے ہوئے کہا، آج ہمیں اپنے ساتھیوں کے ان کارناموں پر فخر ہے جو انہوں نے ہندوستان میں انجام دیے۔ لارڈ ویزلے نے ٹھیک ہی کہا تھا، برطانیہ ہندوستان کی لاش پر جشن منا کر عالمی قوت بن گیا۔ مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 2-2.5 لاکھ لوگوں نے 20 کروڑ افراد کو غلام بنا لیا، تو اس میں ہمارا بھی بڑا قصور ہے۔ یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ دنیا کی پہلی کارپوریٹ نے واقعی ایسا کام انجام دیا جو شاید کوئی نہ کر سکے۔ آج کے دور میں طریقہ بدل چکا ہے، مگر کارپوریٹ ورلڈ وہی ہے، مقصد بھی وہی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا۔ تو جناب، یہ تھی سیریز ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش راج، برطانیہ کی ہولناک اور خوفناک تاریخ، ایک ایسا بھیانک چہرہ جو آج جمہوریت، اخلاقی اقدار، خوشحالی اور معاشی ترقی میں چھپا ہے۔ کالے انگریز ہمیں بہت کچھ الٹا سیدھا بتاتے ہیں، تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے تمام وہ تاریخ پیش کی ہے جو یورپ کی تاریخ ہے، جو مغرب کی تاریخ ہے، ہسٹری، ان کی ہسٹری سے ہم نے تمام ٹھوس ثبوت و شواہد آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ کس طرح مغرب نے مشرق کو لوٹ کر، کس طرح برطانیہ نے متحدہ ہندوستان کو لوٹ کر یہ عظمت حاصل کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔